नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी के इस महत्वपूर्ण सेशन में। तो क्लास 8 एनसीईआरटी का अध्याय तीसरा का सेकेंड क्लास अध्ययन करेंगे आज हम। यानी कि पीछे का हम 2 क्लास कर चुके हैं, 2 चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा कर के पीछे का वीडियो देख लेंगे। और क्लास 8 का एनसीईआरटी जो है वो जनरल कंपटीशन यूपीएससी और बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर होता है। तो आप इस सेशन में हमारे साथ बने रहेंगे तो अंत तक आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, अध्याय तीसरा में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अध्याय तीसरा में हम बात करेंगे, अध्याय तीसरा में बात करेंगे हम। इसका तीसरा अध्याय का दूसरा क्लास है। एक क्लास हो चुका है इसका, एक क्लास अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के पीछे के क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं कंपनी दीवान बनती है और दीवान बनने के बाद कंपनी की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या रहता है। स्टार्टिंग में जो सूती वस्त्र और कपड़ा रेशम ये सब का जो व्यापार करता था ये रहेगा। और इसके लिए पैसा जो ब्रिटेन से लाना पड़ता था वो अब दीवान बनने के बाद कंपनी जो चुंगी वसूल रहा था बंगाल से, वहीं से पैसा वसूल करना शुरू किया। अब जब पैसा इतना वसूल कर लिया कि जब 1770 में अकाल पड़ा तो बंगाल का एक तिहाई आबादी साफ हो गया, मतलब इतना गरीबी आ गया। अब उसको ब्रिटिश को लगने लगा कि खेती में कुछ समस्या है, इसमें सुधार की जानी चाहिए, है ना। तो सुधार करता है, सुधार करके सर्वप्रथम सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लागू किया जाएगा, है ना। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जाएगा 1793 में। और इस अस्थाई बंदोबस्त के तहत भूमि का जो है एक निश्चित मालिकाना हक एक व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसके ज़मींदार बोलते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़मींदार बोलते हैं। और उसके बाद ज़मींदार बनाने के बाद उस व्यक्ति से यह उम्मीद की जाती है कि वो व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करके 90% भाग ब्रिटिश को देंगे और 10% भाग अपने पास रखेंगे। ठीक है, वही था अस्थाई बंदोबस्त। इसी में सूर्यास्त का नियम आप पढ़ेंगे जब सीनियर बुक उठाएंगे, तो मतलब थोड़ा सा बेस्ट राइटर का आगे चल करके यूपीएससी वगैरह के लिए या फिर बीपीएससी के लिए कोई अच्छा बुक उठाएंगे तो वहाँ मिलेगा। इसमें सूर्यास्त का नियम, सूर्यास्त का नियम क्या रहता है, तो इसी में मतलब टैक्स कलेक्ट करने का आज आखिरी दिन है, अगर आज तक नहीं आया टैक्स तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो इस प्रकार का नियम ब्रिटिश बना के रखा था। अब इसमें समस्या क्या था, स्थायी बंदोबस्त की समस्या क्या था, इसमें समस्या आना शुरू हो गया स्थायी बंदोबस्त में। और किस प्रकार का समस्या आना शुरू हो वो देखेंगे। ठीक है, तो समस्याएं पर नज़र रखेंगे। तो देखा जाए तो मगर अस्थाई बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। किस प्रकार की समस्या, कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। मतलब जो 10% 90% सरकार को देना था और 10% जो ज़मींदार अपने पास रख रहा था, उससे ब्रिटिश उम्मीद कर रहा था कि वो ज़मींदार सुधार करेगा, लेकिन उससे कोई सुधार नहीं किया जा रहा था, है ना। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था ना वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदार को भारी परेशानी हो रही थी। तो टैक्स चुकाने में दिक्कत हो रहा था, टैक्स नहीं चुका पा रहा था। तो पैसा बचेगा जी तभी ना सुधार करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो पैसा बच ही नहीं पा रहा था ज़मींदार के पास, ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था और उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलामी कर चुकी थी, बताए थे। ये देखो होता क्या था, जैसे कोई खेत है, मान लिया जाए कोई खेत है। चलिए कोई ब्लैंक पेज हम थोड़ा सा बगल में देखते हैं कहीं पे, है ना। ब्लैंक पेज मिलेगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखिए तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मान लिया जाए कोई खेत है, ये मान लिया जाए कोई खेत है और ये खेत का मालिक एक व्यक्ति को ज़मींदार बना दिए, यहाँ का क्या बना दिए, ज़मींदार, ज़मींदार फॉर जे, है ना। अब ये ज़मींदार मान लिया जाए, ज़मींदार जो है इसका नाम ए है, ए व्यक्ति को ज़मींदार बना दिया गया इस क्षेत्र का। अब ये ए व्यक्ति जो है वो टैक्स देने में सक्षम नहीं है, तो अब क्या करेगा, ब्रिटिश आएगा और ई खेत को नीलामी पर लगा देगा। और नीलामी पर लगा करके ब्रिटिश क्या करेगा, फिर कोई अदर व्यक्ति को यानी कि नया ज़मींदार न्यू ज़मींदार को यह ज़मीन दे देगा और इसके बदले में पैसा आएगा। इसको नीलामी से पैसा आया, है ना, नीलामी से पैसा आया।
उसके पहले भी इसको पैसा आया, ये ज़मींदार उसको टैक्स दिया था और टैक्स देने में कुछ ही में बचा था वो। टैक्स देने में थोड़ा चूक कर दिया, पूरा नहीं चुका पाया, लेकिन आधा भी पैसा दिया होगा ना, तो उससे भी ब्रिटिश को पैसा गया, नीलामी से भी पैसा गया, यानी कि ब्रिटिश को डबल फ़ायदा हो रहा था। और नीलामी के बाद जो नया जो ज़मींदार आ रहा था वो फिर कृषकों का शोषण करेगा और कृषक से पैसा लेकर के फिर ब्रिटिश को देगा। मतलब ब्रिटिश को यहाँ डलम डल फ़ायदा हो रहा था, चारों तरफ से फ़ायदा हो रहा था। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा था? तो भारतीय कृषक को, है ना, किसानों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था इसमें, ठीक है। तो किसान का जो स्थिति इतना बद से बदतर हो जाता है ना कि उसको मतलब वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। वही इसी कारण तो 1770 में जब अकाल पड़ता है, तब आधे से अधिक आबादी, एक तिहाई आबादी साफ हो जाएगा बंगाल का, यही रीजन रहेगा ना जी। 19वीं सदी के पहले 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, है ना, अनाज का कीमतें बाजार में बढ़ा और खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, है ना। 19वीं सदी के दशक में, के पहले दशक में, यानी कि ये 1810 के आसपास का टाइमिंग है, जब बाजार में वस्तुओं का कीमत, यानी कि अनाज का कीमत जब बढ़ता है तो थोड़ा फ़ायदा होने लगता है। लेकिन ज़मींदार को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मतलब ये अभी भी भूमि सुधार नहीं कर रहा था ज़मींदार। फ़ायदा तो ले रहा था ज़मींदार, लेकिन सुधार नहीं कर रहा था। वो फ़ायदा ब्रिटिश को भी नहीं जा रहा था, ज़मींदार को फ़ायदा जा रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़मीन में कोई सुधार नहीं कर रहा था। उसमें कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गँवा चुके थे। देखो, जो ज़मींदार स्टार्टिंग में ही कुछ नीलाम हो चुका था उसका ज़मींदारी, परंतु जो बचे थे अब अभी भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी, है ना। मतलब अब जो ज़मींदारी बच गई थी उसकी नीलाम अब नहीं होने लगी थी, काहे कि ब्रिटिश देखा ना स्थिति किसानों का, तो उसको लगा थोड़ा सा टैक्स वगैरह में रिलीफ देना चाहिए या फिर और कुछ में। तो ब्रिटिश तो रिलीफ नहीं देता, लेकिन होता क्या है, अनाज का कीमत जब मार्केटिंग में बढ़ जाता है तो वहाँ किसानों को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वहाँ किसानों को बचत होना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से लेकिन किसानों को बचत तो होगा, लेकिन वो बचत कौन खा जाएगा? तो ज़मींदार खा जाता है ना। कौन खा जाएगा? ज़मींदार खा जाएगा। ज़मींदार खा ही जाएगा और प्लस जो है कृषकों को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा। मतलब कृषक जो है अभी भी समस्या का सामना कर रहा था। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उससे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी, है ना। मतलब जब तक वो टैक्स कलेक्ट करता था ना, उसको उसको मतलब ही नहीं था कि सुधार करके क्या करोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं, है कि ज़मींदारी जो था वो नीलाम होकर के दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता था। और बात भी सही है कि ज़मीन जो थी एक व्यक्ति के पास फिक्स नहीं था। वह हम स्टार्टिंग में ही देखें कि ये कोई ज़मींदार था, ये टैक्स चुकाने में चूक गया, तो दूसरा ज़मींदार बी को ज़मींदारी दे दिया गया, और ये भी टैक्स चुकाने में चूक गया, यानी ये भी टैक्स नहीं दे पाया, तो सी को ज़मींदार दे दिया। अब बताइए, ये ज़मीन जो है कभी इसके पास जा रहा है, कभी, तो देखेंगे एक नई व्यवस्था, है ना। अब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से काम नहीं हो रहा था तो एक नई व्यवस्था लेकर के आएगा। अब वो नई व्यवस्था क्या था? तो 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है ना। काहे कि अब तक का जो व्यवस्था था उससे सही से कार्य नहीं हो रहा था, यानी कि कर्नवालिस का जो अस्थाई बंदोबस्त था, है ना। तो उसको लगा कि बदलाव अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है वो देखेंगे। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने और पैसे की ज़रूरत होती थी, तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी? ऑब्वियसली बात है, ये क्या किया था अस्थाई बंदोबस्त में था, जैसे ज़मींदारी फिक्स कर दिया था 15%, है ना। तो 15% जब फिक्स कर दिया था, तो इसको तो खर्च चलाना था, कंपनी का खर्च बढ़ता जा रहा था। इस साल 10 रुपये खर्च है, अगला साल 20 रुपये खर्च है, उसके अगला वर्ष जो है वो 30 रुपये खर्च है। तो इस प्रकार का कंपनी का खर्च बढ़ रहा था, लेकिन ज़मींदारी मान लिया जाए फिक्स कर दिया कि 15 रुपये ज़मींदारी है ना। 15 रुपये ज़मींदारी, अब इसमें तो ये बदलाव नहीं कर सकता है ना। तो ये खर्च को चलाएगा कैसे? तो अब क्या करता था, अब इसको चाहिए कि एक नई व्यवस्था लेकर के आए जिसमें समय समय पर बदलाव होते रहे। कि खर्च बढ़ेगा, अभी 10 टैक्स लेंगे, खर्च बढ़ेगा तो 11 लेंगे, 12 लेंगे, 20 लेंगे, 30 लेंगे, खर्च के हिसाब से, है ना।
तो उसी के लिए अस्थाई बंदोबस्त की जगह अब दूसरा भू राजस्व नीति को देखिए तय करेगा, दूसरा भू राजस्व नीति देखेगा, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिम प्रांत इलाके ज़्यादातर हिस्से वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो है, के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, 1822 में लागू किया, है ना। तो हॉल्ट मैकेंजी नामक व्यवस्था एगो नई व्यवस्था लागू करेगा, है ना। वही रहेगा जो महालवाड़ी व्यवस्था का बात, जो महाल का जो हम पीछे बात किए हैं, है ना। महाल जो गांव का एक प्रमुख होता था, उसे महालवाड़ी व्यवस्था आएगा, ठीक है। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है ना। मतलब गांव क्या वो सोचता था, मैकेंजी को लगता था कि गांव का जो व्यवस्था है उसको छेड़छाड़, संस्कृति को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, वो महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए, है ना। उसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाज को दर्ज किया। मतलब एक तरीके से गांव का सर्वे करता है, सर्वे करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वो बताएगा कि हाँ इस क्षेत्र में इस प्रकार का संस्कृति व्यवस्था, उसको छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए नई भू राजस्व नीति तय करेगा हॉल्ट मैकेंजी। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसको महाल बोलते थे, ग्राम समूह को महाल बोला जाता था, ठीक है, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था कि कितना राजस्व लगेगा। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उससे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश थी। अभी जैसा कि हम पीछे डिस्कस किए ना, यहाँ हर साल कंपनी का खर्च बढ़ रहा था, तो कंपनी के हर साल बढ़े हुए खर्च को चलाने के लिए यहाँ बढ़ना चाहिए, पैसा भी, टैक्स भी बढ़ना चाहिए। देखिए ब्रिटिश नया खेला खेला कि वो जो है राजस्व को तय नहीं करेगा, वो कहेगा उसमें संशोधन हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है। तो संशोधन की उसमें गुंजाइश रखेगा, ठीक है, उसमें संशोधन की गुंजाइश रखेगा। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। वही गांव के मुखिया को क्या कह दिया जाता था, महाल कह दिया जाता था, और इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त नाम दे दिया गया, ठीक है। तो अभी तक क्या देख लिए, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा लाया गया था, बंगाल के क्षेत्र में लागू किया गया था, है ना। इसमें एक व्यक्ति को किसी क्षेत्र, उस क्षेत्र का जमींदार बना दिया जाता था, उस व्यक्ति को जिम्मेवारी थी कि ब्रिटिश को वो टैक्स कलेक्ट करे, है ना। व्यक्ति जब चुकाने में चूक जाता था तो उसको जमींदारी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से था जमींदारी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, ये गांव का सर्वे कर लिया गया और गांव का टैक्स को निर्धारित कर दिया गया और बोल दिया गया गांव के प्रमुख को या गांव के मुखिया को कि आप जो है संपूर्ण गांव का टैक्स कलेक्ट करके हमें सौंप दीजिएगा, है ना। और महालवाड़ी व्यवस्था उसे कहा गया, और महालवाड़ी व्यवस्था कौन लागू लाया था, तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा। अब देखिए मुनरो व्यवस्था, मुनरो व्यवस्था क्या था, है ना। देखते हैं मुनरो व्यवस्था। तो मुनरो व्यवस्था जो था, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारत के इलाके, ठीक है, दक्षिण भारत के इलाके में भी अस्थाई बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, है ना। दक्षिण भारत में भी वो नया व्यवस्था अपनाए जाने का प्रयास किया जाने लगा। क्यों जी, तो दक्षिण भारत का व्यवस्था अलग था, वहाँ कोई अस्थाई जमींदार ही नहीं थे, है ना। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं ना, नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चल रहे युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जा में लिए गए कुछ इलाके में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था, ठीक है। मतलब कैप्टन रीड जो था वो टीपू सुल्तान से जब युद्ध लड़ रहा था, तो उससे हारने के बाद, टीपू सुल्तान जब हार जाता है, तब इस क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद इस क्षेत्र पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था, है ना। पायलट प्रोजेक्ट का तात्पर्य होता है एक व्यवस्था जो किसी निश्चित क्षेत्र में लागू करना, है ना, कम क्षेत्र में लागू करके उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रयोग करना, सफल हो जाने पर आने वाले समय में उसको बड़े क्षेत्र में लागू किया जाता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान से जो मैसूर का क्षेत्र था, उत्तरी मैसूर का, वहाँ रैयतवाड़ी को लागू किया गया था। आगे चल के टॉमस मुनरो आएगा, इस व्यवस्था को, टॉमस मुनरो जो है इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे दक्षिण भारत पर ये व्यवस्था लागू कर दी गई, संपूर्ण दक्षिण भारत व्यवस्था, दक्षिण भारत पर, ठीक है। कौन सा व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी।
अब देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन जो था, जमीन का मालिकाना हक एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति मान लिया जाए कोई व्यक्ति पुरखों से खेती करते आ रहा है तो उसका मालिकाना हक तो उस व्यक्ति को ही दे दिया गया। और मतलब टैक्स किससे कलेक्ट करेगा, सरकार डायरेक्ट वहाँ किसान से कलेक्ट करेगा, उस व्यक्ति से जो खेत का मालिक है। वहाँ कोई भूस्वामी या जमींदार था ही नहीं, तो डायरेक्ट कृषक से डायरेक्ट अनुबंध कर लिया गया, जो मालिक था खेत का उसी से अनुबंध कर दिया गया। बोला कि खेत का मालिक तुम ही हो, तुम ही ब्रिटिश सरकार को डायरेक्ट टैक्स दे देना। लेकिन वहाँ टैक्स का दर ज़्यादा था और उसमें भी संशोधन का संभावना था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आगे। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसान से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। बोले ना, डायरेक्ट किसान से ही बंदोबस्त कर लेगा और राजस्व का आकलन कर लेगा उसके आधार पर। ठीक है, चलिए समनल्ला को देखने से कुछ फायदा है ना। टॉमस मुनरो सब फोटो देख करके क्या कीजिएगा, इस सबको काम का बात कीजिए, है ना। जो पढ़ना है उसको पढ़ते चलेंगे। तो देखिए, पहले उन खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वे किया जाना था। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। बात तो सही है ना, लेकिन ऐसा पिता की भांति करता कहाँ था, तो शोषक बना हुआ था, है ना। सावधानी पूर्वक सर्वे किया और उसके बाद टैक्स तय किया, और उसके बाद बोला कि अगर कृषि में सुधार होगा तो टैक्स में बदलाव भी करेगा ब्रिटिश के द्वारा। लेकिन खेत का मालिकाना हक जो था वो किसको दिया गया, किसान को ही दिया गया, है ना। किसको दिया गया, किसान को ही दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त में किसको था, तो एक व्यक्ति को, जिसे जमींदार बोलते थे, जमींदार को दिया गया था। चलिए, तो अब देखेंगे सब कुछ ठीक नहीं था। क्या कुछ ठीक नहीं था, है ना। जी ठीक नहीं लग रहा है, तो वही व्यवस्था हो गया है ना जी। जी ठीक काहे नहीं लग रहा है। चलिए, नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्या दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था, है ना। ज़्यादा राजस्व आएगा तो कंपनी का खर्चा जो है वो इजीली निकल जाएगा, उस चक्कर में जो है वो टैक्स ज़्यादा तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गाँव से भाग रहे थे। बहुत सारे गांव जो है गांव वीरान हो गया था। मतलब जब टैक्स नहीं चुका पाता था तो किसानों को शोषण करना करता था जी, है ना। उसको मजबूर किया जाता था, टैक्स कर्ज लेने पर उसके ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था, ज़मीन को किसी और को दे करके टैक्स ले लिया जाता था। तो किसान मजबूर होकर के गांव छोड़ करके ही भाग रहा था, राजस्व नहीं चुका पा रहा था। सोचिए, आखिरकार गांव छोड़ के क्यों कोई भाग रहा था ये। जमाने से कोई ज़मीन पर रह रहा है, जो गांव में निवास कर रहा है, वो व्यक्ति गांव छोड़ करके भागने पे क्यों मजबूर हुआ। जब उसकी जान की बनाई होगी तभी ना, है ना। तो ब्रिटिश ऐसा शोषण कर लेता था, उनके पास खाने का कुछ रहता ही नहीं था, तो वो क्या करता, गांव में रह करके भागना ही एक ऑप्शन था ना। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। अब अफसर को यह ऐसा उम्मीद था कि वो जो नया व्यवस्था जो है वो किसान को अमीर बना देगा, लेकिन हुआ नहीं हुआ। अच्छा, यूरोप के लिए नई फसल, चलिए एक टॉपिक और देख लेते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक है यूरोप के लिए नई फसल। अब देखिए, अपना फायदा के लिए ब्रिटिश जो है नया फसल का पैदावार कराना शुरू करेगा, और वो जो फसल होगा ना वो सब वाणिज्यिक फसल होगा। खाद्य फसल होगा ही नहीं, किसानों को खाने का ठिकाने नहीं, और वाणिज्यिक फसल का खेती करवा रहा है। ठीक है, व्यापारिक फसल का। यूरोप के लिए फसलें, अपने लिए यूरोप में जो फैक्ट्री चल रहा था उसके लिए फसल लगवाएगा। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है ना। मतलब सिर्फ राजस्व का स्रोत ही नहीं है, गांव में जो है उससे जो है हम अपने यूरोप में जो कंपनी को ज़रूरत है, यूरोप का जो उद्योग है उसको रॉ मटेरियल जो ज़रूरत है, तो रॉ मटेरियल की आपूर्ति भी हम कर सकते हैं वही गांव से। ठीक है, 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूत करते रहे। ठीक है, मतलब 18वीं सदी तक जो है ना अफीम और नील की खेती ब्रिटिश मतलब इस प्रकार से करवाता था ना जी, कि उस पर पैसा ज़्यादा, मतलब लालच दे करके खेती करवाता था। नील की खेती और अफीम की खेती ये सब की, है ना। किसानों को तो फ़ायदा का लालच दिखता है तो बेचारा कर ही लेता है, काहे कि उसको बचत बहुत कम होता है।
अब देखिए किस प्रकार के फसल लगाने के कभी कभी मजबूर भी किया जाता था। बंगाल में पटसन का कृषि, ठीक है, असम में चाय का, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना का, पंजाब में गेहूं का, महाराष्ट्र पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। इस प्रकार का फसल जो है जो यूरोप के लिए फ़ायदा हो सकता था, वो सब का फसल का कृषि करवाता था कौन जी? तो ब्रिटिश करवाता था, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि यह कैसे किया गया, आखिरकार ये इतना कृषि जो करवाया गया वाणिज्यिक फसल का, ये किया कैसे गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाया। आइए इसी तरह के फसल उत्पादन का ऐसी ही पद्धति को अच्छी तरह समझते हैं, है ना। तो वो जो है ना जी, वो उस प्रकार के खेती को अपनाने के लिए बहुत सारा टेक्निक लगाएगा। टेक्निक किस प्रकार के? लोभ और लालच देगा, डराएगा, धमकाएगा, है ना। इस प्रकार का प्रलोभन और धमकी, साम दाम दंड भेद सब अपना लेगा वो अपने यूरोपीय फैक्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। कपास की कृषि कराएगा ताकि वहाँ के कपड़े का मिल चल सके। पटसन की कृषि कराएगा ताकि वहाँ के मिल चल सके, पटसन वाला जूट वगैरह का। गन्ना का कृषि कराएगा ताकि यूरोप में चीनी मिल चल सके। चाय वगैरह का कृषि कराएगा, यूरोप में बहुत डिमांड था चाय का। और चावल यूरोप के लिए अनाज का उत्पादन हो सके, मतलब अपना फायदा के लिए कृषि करवाता था ब्रिटिश, ठीक है। अब देखिए दो फोटो दिया हुआ है ब्लू कलर से, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी का है ना, जो भारत में है। और ये मॉरिस कॉटन में, कॉटन का जो है वो 19वीं सदी का उत्तरार्ध में इंग्लैंड में छपा हुआ, ठीक है। ये भारत वाला ज़्यादा परफेक्ट दिख रहा है हमको जी, है ना। वैसे भी अपना देश है, हम तो बोलेंगे ही अच्छा। तो क्या रंग का कोई इतिहास है क्या? रंग का भी कोई इतिहास होता है क्या? तो रंग का इतिहास क्या है, तो हम ये अगला अध्याय में, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे जी, है ना। नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, तो वो देखेंगे। फिर नील की मांग जो थी वो देखेंगे, उसके बाद ब्रिटिश की बढ़ती दिलचस्पी नील वगैरह की खेती में, और नील की खेती कैसे होती थी। तो 4-5 क्लास में इसको भी निपटा लेंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे, मुश्किल से 40 क्लास के अप्रोक्सीमेट 30 से 40 क्लास जाएगा। और मॉडर्न, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है जी। तो मॉडर्न जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है ना। मॉडर्न जो है आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो ये देखिए लेते हैं रंग का इतिहास, है ना। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो 5-6 में सूती वस्त्र का छपा हुआ देखिए दिया हुआ तस्वीर है। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकर द्वारा बनाया गया ये वाला जो है, ठीक है। ये वाला भारत के आंध्र प्रदेश का है, और बाईं दाईं तरफ का जो है वो ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिसन द्वारा बनाए गए फूल वाले छाप है। अब बताइए ये लोग कवि और कलाकार बनाया है ये, और भारत का नॉर्मल व्यक्ति इतना परफेक्ट बना दिया, है ना जी। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता था, है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? मतलब नील जो है पहले जो है वो रंग किस प्रकार से पैदा किया जाता था? वर्तमान समय में तो केमिकल से बन जाता है कलर जी, लेकिन पहले कलर किस प्रकार से बनता था, है ना। पहले कलर किस प्रकार से बनता था उसके बारे में जानेंगे। तो नीला कलर जो है ना जी, फूल पत्तियों से प्राप्त किया जाता था मुख्य रूप से रंग, ठीक है। इन छापों में आपको नीला रंग दिखाई दे रहा है, वह नीला नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था, ठीक है। वो जो नीला कलर जो दिख रहा है ऊपर के ये फोटो में, है ना, छापे में जो नीला कलर दिख रहा है वो किससे निकाला जाता? तो नील नामक एक पौधा होता था, उससे निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिशस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा, है ना। मतलब मॉरिशस का जो, यूरोप का जो है नील का जो वो जो कपड़ा तैयार किया गया है वो दिख रहा है कि भारत वाला रंग का ही उपयोग किया गया है। उसमें भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था भारत में नील का, है ना। भारतीय नील की मांग इतना ज़्यादा क्यों थी? तो परफेक्ट होगा तभी तो डिमांड किसी भी चीज़ का ज़्यादा क्यों रहता है? कोई भी चीज़ परफेक्ट रहता है तभी है ना जी। और भारतीय ऑलरेडी परफेक्ट रहते हैं, इसी कारण डिमांड ज़्यादा रहता है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
क्लास में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मॉडर्न हिस्ट्री जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं देता है, और ये सब टॉपिक जो हम टच कर रहे हैं सबसे क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है। तो वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आप सेट बनाएंगे, और सेट में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाएगा मॉडर्न से, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।